हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं यहां पर जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं वो बीपीएससी का जो यानी कि बिहार का जो एस्टेट का परीक्षा होने वाला है, चाहे वो आप किसी भी लेवल का दे रहे हो, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास के बारे में 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन आपके टॉपिक से होते हैं, थ्योरी क्लासेस से होते हैं, और बाकी के 15 जो होते हैं वो पेडागोगी बेस्ड होते हैं। तो इन सभी का मिला जुला रूप में यहाँ पर लेकर क्वेश्चन जो लेकर आई हूँ वो 30 क्वेश्चन है, यानी टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो कि बाल विकास से हैं। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी जानकारी भरी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन इसके लिए है बीएन झा ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा है डेविस ने, और चौथा है वुडवर्थ ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एफ स्किनर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है ये बताना है। पहला ऑप्शन कहता है मन का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन कहता है आत्मा का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन कहता है शरीर का अध्ययन, और चौथा ऑप्शन कहता है व्यवहार का अध्ययन। तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, तो वो क्या कहती है, तो आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहार का अध्ययन, यानी कि बिहेवियर जो है उसकी स्टडी सॉरी गाइस। तो बिहेवियर की स्टडी यहाँ पर की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ये पेडागोगी बेस्ड क्वेश्चन है। 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं, यानी बुद्धि लब्धि मापन जिसने दिया है ये थ्योरी, उसके जन्मदाता कौन है? तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है स्टर्न, दूसरा ऑप्शन है बिने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा टर्मन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एलेक्सिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एलेक्सिया है तो क्या है ये आपको बताना है। और ऑप्शन नंबर 1 कहता है पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं, दूसरा है लिखने की अक्षमता, तीसरा है सीखने की अक्षमता, और चौथा है सुनने की अक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पढ़ने की अक्षमता को हम एलेक्सिया बोलते हैं। पढ़ने संबंधी ये विकार है, पठन संबंधी विकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी मैं। एक क्वेश्चन आप सभी ने सुन रखा होगा, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया भी क्या है? तो ये भी पठन संबंधी विकार है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? पहला ऑप्शन है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, और चौथा है पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, और चौथा कहता है बहरे बालकों की पहचान के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है प्रमापीकृत परीक्षण क्यों किया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा कि प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनकी पहचान करने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो प्रमापीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष
कौन सा माना जाता है? जो शिक्षा का मनोविज्ञान है उसकी उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? पहला ऑप्शन कहता है 1947, दूसरा ऑप्शन कहता है 1920, तीसरा कहता है 1940 और चौथा ऑप्शन कहता है 1900। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1900 यानी 19वीं शताब्दी से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहता है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन 0 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 2 से 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन कहता है 7 वर्ष से 11 वर्ष और चौथा ऑप्शन कहता है 11 से 15 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये कहता है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की IQ कितनी होती है? IQ का मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, जिसको हम हिंदी में बुद्धि लब्धि बोलते हैं। तो ये जो जड़ बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के लिए जो पहला ऑप्शन है वो कहता है 111 से लेकर 120 तक होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन कहता है 81 से लेकर 110 तक होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन कहता है 71 से लेकर 80 तक होना चाहिए और डी ऑप्शन कहता है 71 से कम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो सही उत्तर है वो है कि 71 से लेकर इससे जो नीचे के जो बालक होंगे वो जड़ बुद्धि बालक होंगे, उसकी कैटेगरी में आएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? यानी गर्भ में बालक कितने दिन में विकसित हो जाता है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है 150 दिन, दूसरा ऑप्शन कहता है 280 दिन, तीसरा ऑप्शन कहता है 390 दिन और चौथा कहता है 460 दिन। तो कितने दिन लगते हैं बालक को? तो सही उत्तर हो जाएगा 280 दिन। आप सभी जानते हैं 280 दिन में बालक पूर्ण तरह से विकसित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवजात शिशु का भार होता है कितने पाउंड होता है? पाउंड में पूछा है, तो आप मात्रा भी याद रखेंगे कि पाउंड में पूछा या फिर किलो में, तो उस हिसाब से आंसर देंगे। पहला ऑप्शन इसके लिए है 6 पाउंड, दूसरा है 7 पाउंड, तीसरा है 8 पाउंड और चौथा है 9 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा, जो नवजात शिशु का भार होगा पाउंड में वो होगा 7 पाउंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक, बर्ट। तो कौन है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक? मैकडूगल, टर्मन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NCTE का पूर्ण रूप क्या है? NCTE का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है और इसके लिए ऑप्शन है आपके नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दूसरा कहता है नेशनल करिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, थर्ड है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन और फोर्थ है नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सी वाला हो जाएगा। नेशनल, N फॉर नेशनल, C फॉर काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, दूसरा ऑप्शन है विकलांग व्यक्तियों से, तीसरा ऑप्शन कहता है धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से और चौथा है क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? उपनयन जो संस्कार है वो किस शिक्षा काल में दिया जाता है?
तो वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक काल। उपनयन संस्कार वैदिक काल, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में, क्वेश्चन कह रहा है यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं करेगा तो छात्र के हाथों, अपने हाथों से करेगा तो छात्र में क्या चीज़ विकसित होगी? शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम की करने की जो भावना है वो जागृत होगी, या फिर आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उनमें क्या होगी? आत्मनिर्भरता, यानी क्या हो जाएंगे? सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला उत्तर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? निंदा, खेलना, प्रशंसा या फिर क्रोध। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निद्रा। निद्रा क्या है? तो ये जन्मजात अभिप्रेरक है और ये जन्म से ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, छात्रों को दंडित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, चुटकुले सुनाने चाहिए। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन है अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए या फिर आराम करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो सही उत्तर है वो है अधिगम, यानी सीखने के लिए वहाँ पर परिस्थितियाँ उत्पन्न हमें करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? पहला ऑप्शन है मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले। तीसरा ऑप्शन कहता है दुबले, पतले तथा लंबे शरीर वाले। और चौथा ऑप्शन कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो सही उत्तर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? यानी जो विशिष्ट बालक होगा उसके अंतर्गत ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा बालक आएगा? जो विशिष्ट यानी विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो पहला ऑप्शन पिछड़ा, दूसरा प्रतिभाशाली, तीसरा है मंदबुद्धि और चौथा है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो पिछड़ा बालक है उसको भी विशेष आवश्यकता चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली है उसको भी नए नए चीज़ें सीखने के लिए चाहिए, वो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हो गए। और जो मंदबुद्धि हैं वो भी, उनको तो आवश्यकता है ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि जो तेज़ पढ़ने वाले बालक हैं उनको विशिष्ट आवश्यकता नहीं, तो उनको भी ज़रूरत है क्योंकि वो तेज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, पढ़ने में प्रतिभावान हैं, इसलिए उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराधी बालक कौन होते हैं? किनको आप अपराधी बालक कहेंगे? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? जो असामाजिक कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है जो शिक्षक के लिए सरदर्द होते हैं। या फिर थर्ड कहता है जो कक्षा में अव्वल आते हैं। और फोर्थ कहता है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो असामाजिक कार्य करते हैं उनको हम अपराधी किस्म के बालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यस्थ चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या फिर पाठ्यक्रम को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षक को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है शिक्षक को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और हो गया कि जो शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया है वो किसने दी? तो स्मिथ द्वारा दी गई। एक क्वेश्चन तो आपने ये पढ़ा ही।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डेफिनेशन दिया है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया है यह कथन किसके द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन कहता है थॉर्नडाइक द्वारा, दूसरा है वुडवर्थ द्वारा, तीसरा है गैने के द्वारा और चौथा है हल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ये जो डेफिनेशन है नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया का, तो ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, आपको याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया दो वर्ड ऐसे हैं जो वुडवर्थ के द्वारा, तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तत्परता का नियम किसने दिया है। तत्परता का नियम किसने दिया है। तो पहला ऑप्शन है पावलोव ने, दूसरा है एबिंगहॉस ने, तीसरा है थॉर्नडाइक ने और चौथा है स्किनर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्परता का नियम ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रकार में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर और ये कहता है कि भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। सभी छात्रों के लिए पहला ऑप्शन कह रहा, दूसरा कह रहा है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, तीसरा ऑप्शन है सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए और डी कहता है सभी नागरिकों के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको संविधान के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 14 वर्ष तक की सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर देने का प्रावधान संविधान में किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये बात किसने कही कि अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है वो जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर की जाएगी। पहला ऑप्शन मैकडूगल, दूसरा है कर्ट लेविन, तीसरा है फ्रॉयड और चौथा है स्किनर। तो ये क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मैकडूगल ने। तो मैकडूगल साहब ने ये कहा कि अभिप्रेरणा की जो व्याख्या है यानी जो मोटिवेशन की व्याख्या है वो जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। इस नहीं को जरूर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। और पहला ऑप्शन कहता है भूख, दूसरा है प्यास, तीसरा है आदत और चौथा है नींद। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर है वो है आदत। आदत क्या है, तो ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। आदत जब जन्म लेते हैं उसके बाद आदतें सीखते हैं या बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा। और गाइस जो लोग हमसे जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपको भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं वो भी प्राप्त हों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है शिक्षण के आधार पर इनके कितने चर हैं। शिक्षण के आधार पर इनके कितने चर हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन यानी कि 3। तो शिक्षण के कितने चर हैं, तो 3 चर हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऐसी ही जानकारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।